हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज मैराथन क्लास चलेगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। कुछ बेसिक बातें जानते हैं, जैसे कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है? तो वैसी संख्याएं जिनका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है उसे कहते हैं क्या चीज? वास्तविक संख्या है। जिसका वर्ग करने पर कभी भी ऋणात्मक नहीं हो उसे कहते हैं वास्तविक संख्या है। इसे दूसरे तरीके से बोला जा सकता है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत माइनस प्लस जो भी संख्या है रूट के अंदर हो सब आ जाती है, यानी कि कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। जैसे कि 1, 2, -2, -√2, √5, 0, ये सब संख्या क्या है? वास्तविक संख्याएं है, ठीक है। केवल और केवल आपका रूट के अंदर अगर कोई माइनस में संख्या मिले वह आपकी का वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसी का वर्ग करने पर क्या होगा? तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा समझ में आ गया कि वैसी संख्या जिनका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर वर्ग ऋणात्मक हो जाए तो वास्तविक संख्या नहीं है, जैसे कि रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या हो तो, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट जो संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? वही संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा दूसरे किसी संख्या से भी कट जाए या विभाज्य हो जाए, उसे कहते हैं क्या चीज? हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, इनमें से देखेंगे तो 4 जो है 4 से कटता है, इसके अतिरिक्त 2 से कटता है, इसके अतिरिक्त 1 से भी कट जाता है। अर्थात 4 को काटने वाले कितने अंक है? एक है, फिर 2 है और फिर 4 है, यानी इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई है? 3 हो गई है। 2 से ज्यादा हो गई, इसलिए इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे भाज्य संख्या। अगर अभाज्य की बात करते हैं तो अभाज्य में वही संख्या आती है जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल और केवल 2 हो। जैसे कि अगर बात की जाए 1 की, तो 1 के गुणनखंड मात्र 1 होते हैं, तो 1 को ना तो भाज्य में रखते हैं और ना ही अभाज्य में रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए 2 की, तो 2 जो है आपका, इसके गुणनखंडों की संख्या 2 हो जाती है, 1 और 1 2, यानी 1 2 जो है आपका 1 से भी कटता है, इसके अतिरिक्त 2 से भी कटता है, ठीक है। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी आपकी? 2। एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 2। जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा 4, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। आगे अब क्वेश्चन आपका है कि 4 cm भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 cm भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको हल करने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। बस इस फॉर्मूला को यूज करके बता सकते हैं आप। √3/4 और गुना में भुजा का मान कितना दिया हुआ है? तो बोल रहा है 4 cm भुजा वाली, यानी कि 4 इसका स्क्वायर, यानी कि √3/4 स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना है, 4 से 4 कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 4 और √3 cm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी इस प्रकार इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4√3 cm स्क्वायर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है, बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो होता है वह क्या होता है? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब उतना ज्यादा फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे याद करिएगा, पहला माइनस पहला का स्क्वायर, यानी कि 4 में से 2 जाए कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर, और प्लस 5 में से 3
का स्क्वायर, यानी 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4। कैसे हुआ? जब दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो बस आप याद रखिएगा पहला अंक माइनस पहला अंक का स्क्वायर, फिर दूसरा माइनस दूसरा का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4 में से 2 घटाए तो 2 का स्क्वायर, फिर 5 में से 3 घटाए तो 5 का स्क्वायर रूट के अंदर, यानी 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना हो गए 8, और 8 को जब वर्गमूल निकालेगा तो ये बनेगा 2√2। कितना बनेगा 2√2। कैसे निकलेगा यह? तो 8 के गुणनखंड करते हैं तो 2 4, फिर 2 से कटाएंगे 2, यानी कि इसको रूट के अंदर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, चूंकि जोड़ा 2 का लग रहा है इसलिए एक बाहर हो जाएगा और एक अंदर रहेगा, यानी इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो सेक 60 डिग्री का मान चूंकि याद करने वाला है, तो सेक 60 डिग्री का जो मान होता है क्या होता है? आप बताइए कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो कॉस जो होता है वह सेक का उल्टा होता है, यानी सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो सेक 60 डिग्री का मान इसको पलट देंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? देखिए 3/4 पाई आर क्यू, ये तो गोला का होता है। 2/3 पाई आर क्यू, ये किसका होता है? तो ये अर्धगोले का आयतन होता है। 1/3 पाई आर एच, ये किसी का आयतन नहीं होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, -6,7 किस चतुर्थांश में अवस्थित है? तो ये -6,7 के बारे में पूछा जा रहा है, किस चतुर्थांश में अवस्थित है? जैसे कि आप जानते हैं पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो याद कर लीजिएगा इसमें जो होता है सब प्लस प्लस होता है, बिंदु का जो निर्देशांक होता है किस में रहता है? प्लस प्लस। इसी के सामने देखिएगा तीसरा में जब होता है तो दोनों किस में रहते हैं? माइनस माइनस। ठीक है, यानी कि पहला वाले में प्लस प्लस, तीसरे वाले में माइनस माइनस। अगर दोनों अंक माइनस में दिए हो तो किस में चले जाएंगे? तीसरे अंक में, और दोनों अंक प्लस में दिए हो तो पहले में। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, इनमें से आप एक याद रखिए, इनमें जो रहेगा देखिए ध्यान से, ये जैसे कि एक शख्स होता है और पहले बिंदु में एक्स को लिखा जाता है, तो एक्स पर ध्यान दीजिएगा, इधर लिखते हैं प्लस में, ठीक है, इधर लिखते हैं माइनस में। तो इधर जब एक्स का मान माइनस है इसलिए पहला मान माइनस और दूसरा मान प्लस, यानी दूसरे चतुर्थांश बनाने के लिए पहला माइनस में और दूसरा प्लस में। इसमें आइएगा तो पहले एक्स के मान किस में आएगा? प्लस में, इसलिए प्लस, और दूसरा वाई के मान माइनस। इसमें से कोई अगर एक आपको याद रहता है दूसरा आप बता सकते हैं। जैसे माइनस प्लस याद है तो इसके सामने कौन होगा? प्लस माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए पहला वाला अंक क्या, अंक जो है किसमें है? माइनस में, अर्थात दूसरा वाला किसमें है? प्लस में है। तो किसमें चला जाएगा यह? तो ये चला जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, पहला -6 फिर 7 जो है किसमें चला गया? द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, एक चक्कर में 14 cm त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? ठीक है, बोला जा रहा है कि एक पहिया जो है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 14 cm है, वह एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगी? देखिए कोई पहिया जब एक चक्कर लगाती है ना तो उसको हम परिधि से दर्शाते हैं। किससे बताते हैं? परिधि से बताते हैं। एक चक्कर का मतलब हुआ वृत्त की परिधि। इसमें क्या दिया है? आर का मान दिया है 14 cm। आपको एक चक्कर में तय किए गए दूरी का मतलब हुआ कि वह परिधि का मान निकालिए, तो इसकी परिधि क्या होगी? 2 पाई आर, इन 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दिया है? 14। 7 से कटेगा 2 बार में, गुना होगा तो 2 गुने 22 करेंगे 44, 44 में 2 से गुना करेंगे तो 88 आएगा। यानी इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो इसकी परिधि कितनी होगी? वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, देखिए परिधि निकालने के लिए हमें त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। त्रिज्या नहीं मालूम है लेकिन क्षेत्रफल मालूम है, तो इसी का प्रयोग करके त्रिज्या निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है? तो क्षेत्रफल बराबर दिया है 64 पाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर में 64 पाई। देखिए दोनों तरफ बराबर है तो पाई से पाई
कट जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर हटाइएगा तो क्या आएगा, रूट आएगा। क्या आएगा, रूट आएगा। और रूट का मतलब हुआ कि त्रिज्या का मान कितना निकलेगा यहाँ पे, तो 8 cm निकल जाएगा। यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल गई, 8 cm निकल गई। अब चूंकि वृत्त की त्रिज्या निकल गई तो आप परिधि बता सकते हैं। परिधि बराबर क्या होगा बताइए तो, परिधि बराबर होगा 2 पाई r, यानी कि 2 का 2, पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है, तो r का मान है 8। लेकिन इसको देखिए ध्यान से, तो पाई के पदों में पूछा जा रहा है आपसे कितना होगा। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, पाई के पदों में पूछा जा रहा है आपसे कि कितना होगा। तो आप बता दीजिए। पाई का मान नहीं रखना आपको, 2 का 2, पाई का पाई, आर का मान कितना रखना है आपको, 8। यानी 8 से 2 में गुना करेंगे तो 16 और पाई का पाई। अगर पाई का मान रख देते, चूंकि पाई तो ऐसा ही छोड़ दिया गया इसमें, इसलिए हम लोग पाई का मान नहीं रखे। यानी इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो 16 पाई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ की लंबाई a जबकि चौड़ाई b तथा ऊंचाई c हो तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है। देखा जाए, घनाभ के लंबाई l का मान कितना दिया है, a। चौड़ाई कहते हैं क्या चीज, b का मान कितना दिया है, b। और जबकि ऊंचाई का मतलब होता है h का मान कितना दिया है, c। तो घनाभ का विकर्ण पूछा जा रहा है। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है वह होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर और जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। ये रूट के अंदर फॉर्मूला होता है। जबकि इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लंबाई की जगह पर क्या यूज करना है, a, तो a का स्क्वायर, चौड़ाई की जगह पर b, तो b का स्क्वायर, और फिर ऊंचाई की जगह पर c, तो c का स्क्वायर। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान दे रखा था, इसलिए इसको रख दिया गया। तो बस आपको बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर किस में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। आपका क्वेश्चन जो है वह साइन 33/cos57 का मान कितना होगा। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन है तो आपको काट कर एक बता देना है। बटा वाला क्वेश्चन है तो क्या कर देना है, एक आंसर इसका होता है। कैसे होगा समझिए, साइन लिख देंगे 33, नीचे वाले को चेंज कर लेंगे, लिख देंगे कॉस। इसको 90 में से क्या घटाए कि 57 बचेगा, बताइए तो। इसको फॉर्मूला पर लगाना है हमको, तो इसको फॉर्मूला पर से जाएंगे तो 90 माइनस क्या घटाए, तो घटाना पड़ेगा आपको 33। लिखा वही गया है कॉस का कॉस, 57 का 57 ही लिखा गया है, लेकिन इसको फॉर्मूला पर सजाकर 90 माइनस 33 का मतलब कितना हुआ, 57 ही हुआ। अब देखिएगा ध्यान से, तो साइन 33 का साइन 33 और बटा में ये कॉस 90 माइनस थीटा के रूप का हो गया। और कॉस 90 माइनस थीटा का मान जो होता है क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसे लिख सकते हैं क्या चीज हम लोग, साइन थीटा। थीटा की जगह पर कितना लिखा गया है, 33। ये दोनों एक ही जैसा है इसलिए कट जाएगा, अर्थात कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखिए बेसिक फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब हुआ क्या चीज, कॉस स्क्वायर ए, और इंटू सेक स्क्वायर ए का क्या मतलब हुआ, सेक स्क्वायर ए। अब आप जानते होंगे कॉस और सेक में जो रिलेशन होता है कितना का होता है, 1 का होता है। यानी फॉर्मूला तो जानते होंगे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, हालांकि इसका मान भी कितना होगा, 1। कैसे होगा देख लीजिए, फॉर्मूला अगर इसको लगा दिया जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं कॉस सेक बराबर क्या होता है, 1 बटा, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और फिर इसको कॉस से कॉस काट देंगे, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है ना, यानी इस प्रकार के इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि थीटा बाई 2 का मान 30 डिग्री है, क्या दे रखा है, थीटा बाई 2 का मान 30 डिग्री है,
यानी अगर पूरा थीटा का मान निकाला जाए तो 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 60। अब बताइए कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉट 60 डिग्री का जो मान होता है आपका 1/√3 होता है। चूंकि स्क्वायर लगाया है तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा, यानी कि 1/3 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यदि एपी का सामान्य पद 2n-2 है तो पहला पद बताइए। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको क्या दे रखा है, तो दिया ये है एपी का सामान्य पद। सामान्य पद को कैसे सूचित करेंगे, an से। an का मान कितना दिया है 2n-1। अब पूछा जरा आपसे पहला पद क्या होगा, ठीक है। पहला पद का मतलब होता है a1 का मान बताइए, यानी यहाँ पे 1 कैसे बन जाएगा, जब n का मान 1 रखेंगे। n का मान 1 रखने पर, जैसे n का मान 1 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, a का a, n के जगह पर 1। चूंकि इधर n का मान 1 रखे तो इस साइड भी n का मान 1 रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा 2 - 1 मतलब कितना आ गया 1। a1 का जो मान आया कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार का काफी आसान क्वेश्चन है, यानी इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फॉर्मूला है 1/cos बराबर क्या होता है, तो 1/cos बराबर ये क्या होता है, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1/cos बराबर क्या होगा, सेक होगा, ठीक है। अच्छा 1/cosec पूछा जाए तो क्या होता है, तो 1/cosec बराबर होता है साइन होता है, ठीक है। और 1/sin का मान पूछा जाए तो cosec होता है, ये दोनों आपस में उल्टा होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये चूंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं और गुना में है इसलिए कट कर कितना आता है 1। इसका फॉर्मूला भी जानते होंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यदि साइन a बराबर 15/17 है तो कॉट a का मान क्या होगा। देखिए 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी कैसे बनाएंगे, साइन a बराबर दे रखा है, क्या दिया है 15/17, इसमें लंब कर्ण लगा लेंगे। देखिए लंब कर्ण लगाने के लिए आप लिख सकते हैं लाल बटा काका का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला जो फॉर्मूला होता है वही साइन का होता है, दूसरा किसका होता है कॉस का, और तीसरा होता है टेन का। देखिए किसका दिया है साइन, तो साइन के लिए लिख सकते हैं लंब और बटा में क्या कर्ण। आपको क्या निकालना होगा, आधार निकालना होगा। तो आधार निकालने का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, देखिएगा इन सब में से बड़ा जो होता है कर्ण होता है। कौन बड़ा होता है, कर्ण। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला पूछा जाए तो दोनों का वर्ग करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, रूट के अंदर। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी का भी पूछा जाए, आधार का पूछा जाए चाहे लंब का पूछा जाए, तो आपको घटाना ही पड़ता है, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289, माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। अब 289 में से 225 घटेगा, बताइए कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 गया 0, या √64। इसका मतलब कितना आ रहा है 8। आधार का मान कितना आ गया 8 आ गया। बस आपसे जो पूछा जा रहा है उसका मान बता दीजिए, कॉट a। अभी बताइए लास्ट वाला जो फॉर्मूला होता है 10 के लिए होता है, और 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। इसको प्लट का बता देंगे तो किसका हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। तो इसलिए कॉट a बराबर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आधार, ये यहाँ पे गलती हो गई थोड़ा सा, a होगा आधार और बटा में लंब। तो यानी आधार का मान कितना है 8 है, और लंब का मान कितना है, तो लंब का मान कितना है जी 15 है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इसका जो सही जवाब होगा 8/15 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 6 cm और 8 cm है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। समचतुर्भुज देखिए कैसे बनेगा। समचतुर्भुज जो होता है ना, उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं,
क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अब इसी को मिला दीजिए तो समचतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं और उसकी सारी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब रहा बात कि इसको विकर्ण कहते हैं और इसको भी विकर्ण कहते हैं। तो इसमें से एक विकर्ण मान लीजिए कोई 6 है, अगर इसको टोटल को 6 मानते हैं, 2 भागों में बट गया तो ये 3 और 3 हो जाएगा। अगर इस टोटल को आप 8 मानते हैं तो ये भी 2 भागों में बटेगा यहाँ से, तो 4 और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे किसी एक त्रिभुज को, इसमें त्रिभुज बन रहा है ना, तो किसी एक को ले लीजिए। ठीक है, किसी एक त्रिभुज को ले लीजिए, जैसे इसी त्रिभुज को लेते हैं हम। ठीक है, चाहे इसको लेते हैं तो क्या बनेगा, इस प्रकार आपको आकृति दिख रही है। इसमें यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना है, ये वाला कितना है, तो 4 है, नीचे वाला कितना है, तो 3 है। ये आपका क्या है, तो इसी को तो कहेंगे वर्ग, आपका समबाहु त्रिभुज का भुजा, इसको निकालना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज बना है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहेंगे समकोण कोण, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बना है, इसमें एक लंब हो जाएगा और एक आधार हो जाएगा। आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा आपका 16 प्लस 9। 16 9 कितने होते हैं, 25, और 25 का वर्गमूल 5, यानी इसका मान 5। और ध्यान से देखिए, तो ये चीज यहां से उठाकर हम अलग समझाने के लिए बनाए थे फिगर, यानी कुल मिलाकर इसका मान कितना आ गया, 5। और अभी बताए कि समबाहु त्रिभुज में समबाहु चतुर्भुज में, चाहे समचतुर्भुज में जो होता है वह सारा भुजा जो होता है बराबर होता है। तो जब ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। आपसे क्या पूछा जाता, प्रत्येक भुजा कितना होगा, तो प्रत्येक भुजा कितना सीएम का होगा, 5 सीएम का होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। तो अर्धवृत्त का कोण की बात की जाए, बताइए कितना होता है अर्धवृत्त का कोण। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए किसका मान ज्ञात करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको अगर हल करें तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि दोनों के ठीक बाटा में अलग अलग अंक है, तो जब इससे भाग करेंगे तो बीटा बचेगा और बीटा से भाग करेंगे तो अल्फा बचेगा। यानी कि ऊपर जब गुना करेंगे बात आएगी तो बीटा से इसमें गुना करेंगे और अल्फा से इसमें गुना करेंगे, यानी ये बनेगा बीटा और प्लस में अल्फा। अल्फा से भाग किए तो अल्फा कटा बीटा बचा, तो बीटा से गुना होगा। अब इस प्रकार ध्यान से देखा जाए तो हम लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात होता है। और नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा। चूंकि प्लस में है तो आगे पीछे आप लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है -b/a होता है, और नीचे अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है c/a होता है। आप पढ़े होंगे कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो शून्यकों का योग जो होता है -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। अब क्या करें, तो a से a काट दे तो बचेगा क्या आपका, तो बच जाएगा -b और अपॉन c। बस आपको इसका मान चुन लेना है। आप जानते हैं कि बहुपद में जो x स्क्वायर के पास रहता है उसे a कहते हैं, जो x के पास रहता है उसे b कहते हैं, और जो अकेला रहता है उसे c कहते हैं। तो बताइए, लिख सकते हैं माइनस का माइनस, b का मान कितना है, तो b का मान 3 है, और बटा c का मान कितना है, तो c का मान 1 है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, यहां पे देखा जाए -3, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो अपने मन से 1 लगा सकते हैं ना, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है उल्टा है, -1/3 है। ठीक है, यानी इसका जो सही जवाब क्या होगा, -3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समानांतर रेखाएं हो तो इसका हलों का समस्या संख्या क्या होगी। ठीक है, यानी बताना है कि अगर 2 रैखिक समीकरण वाले 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार का हो, समानांतर रेखा हो। समानांतर जब रेखा होगी,
तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, अर्थात इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी याद कर लीजिएगा इसको, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसमें से अगर काट दे तो कोई बराबर नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। अगर तीनों को बराबर कर दे a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, एक और कंडीशन बनता है कि a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। तीनों में पूछता है संबंध, तो सबसे पहले कोई बराबर नहीं होगा तो इसका भी हल होगा, और इसका कितना हल होगा? एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। अगर तीनों बराबर है तो इसका मतलब हुआ अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अनेक हल होगा। तीनों बराबर रहे तो अनेक हल, कोई बराबर नहीं रहे तो एक हल। एक हल को कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। अगर एक बराबर और एक नहीं बराबर रहे, ये हो सकता है कि यहाँ पे हो और ये यहाँ पे हो, यानी कोई भी एक बराबर और एक नहीं बराबर है, उस कंडीशन में इसका हल नहीं होता है। हल नहीं होता है, ठीक ना। अब रहा बात इसके साथ साथ क्या होता है, तो इसमें जो होता है रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती रेखाएं भी दिखेगी, ठीक है। इसमें जो होगा आपकी रेखाएं जो होगा वह क्या होगा, तो एक दूसरे के संपाती होगी। क्या होगी? संपाती होगी, मतलब एक पर एक होगी, ठीक है। और जबकि इसमें जो होगा वह रेखाएं जो होगा क्या होगा? समानांतर होगा। अगर आपको हम इसको ग्राफ से समझाएं तो इसका ग्राफ अगर दो रेखा को खींचते हैं आलेख, तो हो सकता है इस प्रकार से हो, क्योंकि रेखा एक दूसरे को काटती है। चूंकि यह एक बार काट रही है इसलिए इसका एक हल होता है। अनेक के लिए संपाती, संपाती का मतलब एक पर एक रेखा है। चूंकि दो दो रेखा एक पर एक है तो इस कंडीशन में ये प्रत्येक जगह काट रही है, इसलिए इसका जो हल होगा कितना होगा? अनेक हल होगा। और समानांतर का मतलब होता है कि साथ साथ चल रही है रेखा, ठीक है। इसके बीच का अंतर क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो जब एक दूसरे को कभी काटेगी ही नहीं तब उसका कोई हल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यानी इस प्रश्न का जो क्या निकला आपका, समानांतर होगा तो क्या होगा? तो कोई हल नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इतना के एक मूल 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे भी प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाते हैं, एक मूल देकर और उसमें से k का मान या फिर दूसरा कोई किसी का मान p का मान पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है कि जो मूल दिया है ना, उसी मूल को इस समीकरण में रख देना है। किसके बदले? तो x के बदले। मूल का मतलब होता है x का मान, इस 3 को रख देना है। यानी कि यहाँ पे जो x है वहां पे क्या रख देना है? 3 रख देना है। तो बन जाएगा, क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर माइनस k इंटू 3 प्लस में 12 इक्वल में क्या होगा? 0, ठीक है। अब आपको हल कर देना है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 में k से गुना करेंगे तो 3k और प्लस में 12 इक्वल में 0, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 3k ये अलग हो गया, 9 और 12 एक जैसा है, यानी संख्या संख्या है तो इसको जोड़ या घटा सकते हैं। अब रहा बात ये जुटेगा ही घटेगा, तो 9 के पहले कौन चिन्ह है? प्लस का, और 12 के पहले भी प्लस का, तो इसको जोड़ेंगे। कितना बनेगा? 12 और 9 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 21 माइनस में 3k इक्वल में 0। अब किसी एक को उधर भेज दीजिए, मान लेते 3k इधर रह गया और 21 जब इधर जाएगा तो इसके पहले का चिन्ह प्लस, इधर गया तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया और 3 से 21 कट गया, कब बार में? तो 7 बार में, यानी कि k का मान कितना आ गया? 7 आ गया। आपसे यही पूछा जा रहा था कि k का मान कितना होगा, तो k का मान कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि a तथा b द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले जो था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को हम लोग मूल कहते थे, लेकिन वही अल्फा और बीटा के बदले इसने क्या प्रयोग किया है? a तथा b, तो कोई इससे फर्क पड़ेगा नहीं। उसको दिया है a प्लस b का होल स्क्वायर। आप जानते हैं ये a क्या है? तो मूल है। मूल का मतलब पहला मूल अर्थात अल्फा है। b क्या है? तो ये भी मूल है। कौन सा मूल है? बीटा है।
इसका फॉर्मूला जानते हैं ना, दो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए। तो वही यहाँ पे रख देंगे, इसको ए प्लस बी जो है किस रूप का है, अल्फा प्लस बीटा के रूप का है, क्योंकि इसका नाम कह रहा है कि ए तथा बी द्विघात समीकरण के मूल है, तो इसलिए यहाँ पे ए प्लस बी यूज किया है, यानी कि ए अल्फा प्लस बीटे के रूप का ये चीज है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वही इसका फॉर्मूला होगा, क्या होगा, माइनस बी बाई सी, सॉरी माइनस बी बाई क्या होगा, ए होगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। और उसका होल स्क्वायर करेंगे, तो जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस के स्क्वायर जो होगा वो प्लस हो जाएगा, अर्थात केवल बी स्क्वायर होगा, और नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा ए स्क्वायर, ठीक है। मान रख दीजिए, माइनस बी चुनिए, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो एक डाल सकते हैं, और ये ए का मान एक, बी का मान माइनस में है एक, और सी का मान माइनस में है एक, तो रख दीजिए। माइनस में बी का मान क्या है, एक। देखिए जब भी स्क्वायर करना है तो आपको ऐसे ब्रैकेट घेर के उसके बाद से स्क्वायर करना है। फिर ए का मान क्या है, तो एक है, तो इसका भी स्क्वायर, ठीक है। माइनस के स्क्वायर जब करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी माइनस एक का स्क्वायर एक, और फिर एक का स्क्वायर एक, यानी इसका मतलब कितना, एक, यानी इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी, इसका जो है 10वां पद बताना है। 10वां पद के लिए फॉर्मूला क्या है बताइए, तो ए 10 लिखेंगे जल्दी से, और लगा देंगे ए प्लस जितना 10 है तो कितना डी लिखेंगे, 9 डी लिखेंगे, ठीक है। यानी ए के जगह पर 68 और प्लस 9, डी के जगह पर देखिए उल्टा खताते हैं, 68 में से 63 में से 68 जाएगा, कितना बचेगा, तो बचेगा -5, और ये ना डी है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ पे -5 लगाएंगे, बस 68 प्लस माइनस गुना होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस क्या आएगा 45। अब बताइए कितना आएगा, 68 में से 45 घटाना है, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2, यानी कितना आ गया, तो आपका आ गया 23 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। आपको शुरू में ही बताया गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। अभाज्य लगा है यानी कि जो दूसरी की संख्या से नहीं कटती है, एक और स्वयं के अलावा। देख लीजिए एक को तो ना रखते हैं, जीरो भी नहीं है। अगर दो की बात देखा जाए तो दो जो है एक दो से कटता है और किससे कटता है, एक से कटता है, यानी यही वो संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या होगा, सी होगा। फिर इसका मान पूछा जा रहा है कि 0.34 के ऊपर रेकडिंग लिखा गया, इसका मान क्या होगा, तो ये बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे 0.34 लिख देंगे और रेकडिंग, देखिए रेकडिंग का मतलब लिख देंगे, पहले तो इस दशमलव को हटा देंगे, लिख देंगे 34 और इस रेकडिंग के बदले बटा में लिखेंगे, जितना रेकडिंग रहेगा उतना 9 लिख देंगे, यानी क्या लिख देंगे, दोनों पर रेकडिंग है तो बटा में क्या लिख देंगे 99। अगर कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा आपका 34/99, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। समझिए कुछ और प्रश्न, अगर ऐसे रहे 0.234 और इस पर 2 को पर रेकडिंग रहे तो क्या करेंगे, तभी भी आप पूरा लिख देंगे 2 3 4, लेकिन जितने पर रेकडिंग रहे उसके बदले तो पूरा लिख दिए, जितने पर नहीं रहे उसको घटा लेंगे। देखिए इसमें 2 पर रेकडिंग नहीं है तो 2 को माइनस कर देंगे और फिर सबके बटा में लिखेंगे जितना पर रेकडिंग रहे उतना 9, कितने पर रेकडिंग है 2 पर है तो 2 9 देंगे, और जितना पर नहीं रहे उसके बदले 0, यानी कि इसमें एक ऊपर नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे 0। अब इसको घटा लेंगे, बताइए कितना आएगा, 234 में से 2 घटेगा तो 232 आ जाएगा और बटा में 990 हो जाएगा। तब आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। रेकडिंग के बदले बटा में 9 होता है, रेकडिंग नहीं रहे तो उसके बदले 0 लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, यानी कि इसका आंसर तो हो गया 15 तथा 105 का मौसा क्या होगा। मौसा जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देख लीजिए पहले बात अगर दो संख्याओं का निकालना है तो इसमें तुलना कर लीजिए, क्या 15 से 105 कट जाता है, अगर कट जाता है तो बस आगे बनाने की आवश्यकता नहीं है, वही मौसा है, जो छोटा है वही मौसा है। 15 से पारा में 105 आता ही है,
इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। 15 गुणनखंड कीजिए, 3 से कटेगा 5 बार में। ठीक है, 105 का कीजिए, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 1 बचेगा, 3 बचे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 7 35। दोनों संख्याओं को लिखिए, 15 के सामने क्या लिखेंगे, 3 गुने 5, और 105 के सामने क्या लिखेंगे, 3 गुने 5 गुने 7। फिर दोनों में कॉमन देखिए 3, इसमें क्या कॉमन है 5, ये एचसीएफ ना होता है, तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो ऐसे ही बना सकते हैं, या फिर अगर देखिए दोनों के पहाड़ा में अगर दोनों एक दूसरे से कट जाता है, 15 के पहाड़ा में 105 आ जाता है, तो आगे बनाने की आवश्यकता नहीं है, 15 ही इसका एचसीएफ होता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार, यहाँ पे प्रसार होगा अशांत है। क्या होगा, यहाँ पे प्रसार होगा, यहाँ पे प्रसार होगा, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो पहले तो अशांत देखने के लिए हम लोग जो संख्या दिया है तो उसको पहले काट देते हैं अंतिम रूप से, काट कर देखते हैं। पहले देखिए तो क्या 19 से 200 कटेगा, नहीं कटेगा। 162 से 50 कटेगा, ये कट सकता है, 2 बार में कट सकता है। नीचे कितना आएगा 25, और ये कितना आएगा, ये 8 होगा, और ये 81 होगा। इसको देखेंगे तो 7 से क्या 400 कटेगा, नहीं कटेगा। 91 और ये 196 कटेगा, नहीं कटेगा। अब रहा बात, अब नीचे वाले अंक पर ध्यान देना आपको। नीचे वाला अंक में केवल उसके गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड में केवल 5 आ जाए, केवल 2 आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, तब उस कंडीशन में वह शांत होगा। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ आ जाता है तो वह अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 200 को देखते हैं, 200 का गुणनखंड करके 2 से घटाएंगे, कितना बार में कटेगा 100 बार में, फिर 2 से घटाएंगे 50 बार में, फिर 2 से घटाएंगे 25 बार में, फिर 5 से घटाएंगे 5 बार में। बताइए इसके गुणनखंड में क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये तो है शांत। ठीक है, इसमें देखेंगे 25 में क्या आएगा 5 और 5, तो ये भी क्या हो जाएगा शांत। 400 में बस इसका डबल समझ लीजिए 400, तो इसमें भी केवल क्या आ रहा है 2 और 5 ही आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा शांत। बच गया यही, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा अशांत, यही होगा। 196 है, 196 का गुणनखंड जब आप कीजिएगा, इसमें 2 से कटाइएगा तो 2 9 18 और 2 8 16, फिर 2 से घटाइएगा तो 4 और यह 9, और फिर आपसे 7 से घटाना पड़ेगा, तो इसमें क्या आ गया 7 आ गया। तो इस प्रकार ये क्या हो गया आपका अशांत हो गया। शांत और अशांत समझ में आ रहा है, यानी कि जिसके गुणनखंड में केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, तभी भी उसको कहेंगे क्या है वह शांत है। लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरा कोई आ जाए तो उससे शांत हम नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो गया क्या आया 51/196। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस 2 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, स्क्वायर स्क्वायर साइन और कॉस का स्क्वायर स्क्वायर जो होता है फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे वाला अंक अगर बराबर रहे, इसी को थीटा कहते हैं। अगर ये बराबर हो गया तो इसका मान कितना आएगा 1, बराबर है इसलिए कितना लिखेंगे 1, माइनस में ये 2, यानी 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो आपका आएगा माइनस में 1 आ जाएगा। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री तक आ रहा है। तो इस प्रकार के आंसर जो होते हैं कैसे बनते हैं, इसमें से ढूंढिए क्या किसी cos का मान 0 होता है। ठीक है, तो cos आगे बढ़ते बढ़ते जाइएगा तो बीच में यहाँ पे 180 तक जाना है, तो बीच में आपको मिलेगा cos 90, और आप जानते हैं cos 90 का मान कितना होता है 0। ये सारा चीज जो है गुना में है, इधर भी क्या है गुना में है, और लेकिन बीच में क्या है 0। तो एक 0 हो जाने के कारण जितना भी मान आएगा उस सबको क्या बना देगा 0, क्योंकि 0 से किसी भी अंक में गुना करते हैं तो क्या आता है 0। इस कारण इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक मीनार से 50 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए उन्नयन कोण जो होता है नीचे बनता है। कर मीनार से 50 मीटर दूर एक मीनार हो गया, इससे 50 मीटर के दूर एक बिंदु है जिससे मीनार के शीर्ष का मीनार से उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है, तो कितना डिग्री बना है 60 डिग्री का, तो नीचे 60 डिग्री का कोण बन गया। ये मीनार हो गया, ठीक है। यहां से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहां वाला हो गया, और इस यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बना है, तो 60 डिग्री का बना है कोण। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार मतलब ये कितना ऊंचा है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ये कोण जो दिया है तो कोण के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, ठीक है। यानी कि लंब बटा और आधार दिया ही है, लंब बटा आधार बराबर क्या होता है आप बताइए, तो लंब बटा आधार बराबर होता है 10 थीटा। लंब का मान कितना है, लंब का मान पता नहीं कितना है, उसको निकालना है, मान लेंगे h। आधार का मान कितना है, तो 50 इक्वल 10 क्या लिखेंगे 60 डिग्री, ठीक है। यानी h बटा 50 बराबर में लिखेंगे 10, 60 का मान कितना होता है √3, और बटा में अपने मन से क्या लगा देंगे 1। वैसे हम कर दीजिए इसको, h से 1 में गुना कीजिएगा तो h, 50 में √3 से गुना कीजिएगा तो 50√3 हो जाएगा। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा 50√3 दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। क्या दिया है 50√3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा बराबर क्या होगा। आप जानते हैं a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। उसी रूप का तो है, यानी कि पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 होता है, और cos का स्क्वायर। अब बताइए फॉर्मूला किसका होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है sin² थीटा। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिंदु चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थ के लिए देखिए पहला और तीसरा तो होगा नहीं, पहला में प्लस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, ठीक है। चतुर्थ में जाने के लिए क्या चाहिए बताइए, इसमें जो होता है माइनस प्लस, और इसमें क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो चतुर्थ में पहला वाला मान प्लस में और दूसरा वाला मान माइनस में। दूसरा वाला मान किसमें मिलेगा आपको, माइनस में। देखिए दूसरा माइनस कौन लगा है, इसमें लगा है नहीं, इसमें दूसरा माइनस लगा है नहीं, इसमें दूसरे में लगा है, लेकिन दोनों में लगा, इसमें भी लगा है। तो दोनों में जब माइनस लगा रहा है तो किसमें जाएगा, तीसरा में, इसको भी नहीं चुनना है। इसमें लगा है केवल दूसरा में, पहला में क्या लगा है प्लस, तो इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि y अक्ष से बिंदु P की दूरी क्या होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बता लीजिए, यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए। आप जानते हैं कि ये y अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष है, ठीक है। तो ये आपका y अक्ष हो गया और ये आपका x अक्ष हो गया। बताइए तो y अक्ष को क्या कहते हैं, भुज या कोटि। तो y अक्ष का नाम होता है कोटि, और जबकि x अक्ष को भुज। अब इसमें देखिए ग्राफ अगर बिंदु को दर्शाना है, कहाँ पे बिंदु है, इस बिंदु को, तो ये 1 2 3 4 5 6, ऊपर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बिंदु को दर्शाएं तो पहला बिंदु जानते हैं कि x का होता है, यानी यहाँ पहुंच जाना है, और यहाँ से या तो ऊपर जाना है नहीं तो नीचे जाना है। ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये वाला बिंदु। तो कह रहा है 6 जाना है, तो 6 ऊपर मिलेगा आपको। तो यहीं पे सीधे किसके पास पहुंच जाएंगे हम लोग, 6 के पास पहुंच जाएंगे। इस बिंदु का नाम क्या होगा, तो 2,6। और पूछा जा रहा है कि y अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या होगी। तो देखना है y अक्ष से कितना दूर पर स्थित है, तो y अक्ष से ये वाला दूरी है, ध्यान से देखिए, तो इतना ही ना दूर पर स्थित है, यानी कितना दूरी पर स्थित है, तो 2 इकाई पर स्थित है। कितने पर दूरी पर स्थित है, 2 इकाई पर स्थित है। यानी इसका जो सही जवाब होगा क्या होता, 2 इकाई होगा। अगर पूछा जाता यह बिंदु जो है एक अक्ष से कितना दूर है, तो एक अक्ष से कितना दूर है, कितना स्टेप गया है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इकाई दूर है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि वह यह वाला जो बिंदु है y अक्ष से 2 इकाई दूर है, यानी कि 1 और 1 2 इसके सामने है, यानी 2 इकाई आपका दूर है। समझ में आ रहा होगा आपको, यानी इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो बिंदु दिया गया किस पाद में स्थित है, वही पाद का मतलब
चतुर्थांश। तो पहला माइनस दूसरा प्लस किसमें आता है बताइए? पहला माइनस दूसरा प्लस, ये तो होगा नहीं दोनों में से कोई। पहला माइनस, इसमें माइनस, चूंकि एक्स का मान किसमें होता है? माइनस में, इसलिए पहला माइनस और दूसरा प्लस। तो पहला माइनस दूसरा प्लस किसमें आएगा? दूसरा चतुर्थांश में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। मध्य होगा यहाँ पे, क्या होगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछा जा रहा है। मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बहुत आसान है, पहला जोड़ पहला बटा 2 और दूसरा जोड़ दूसरा बटा 2। इतना सिंपल। पहला जोड़ पहला बटा 2, फिर दूसरा जोड़ दूसरा बटा 2, यानी 3 जोड़ 7 10 और बटा में 2, फिर कमा 5 जोड़ 6 11 और बटा में 2। ठीक है। तो इसका जो होगा यहाँ पे कट जाएगा 5 और यहाँ पे 11 बटा 2 का 11 बटा 2। शायद ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मध्य बिंदु का नियामक ऐसा ही निकालते हैं, पहला जोड़ पहला बटा 2, 7 3 10 बटा 2, और यहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया गया होगा, या तो यहाँ पे 7 रहेगा तब आएगा 12। अगर 7 रख देते हैं, अगर यहाँ पे 7 रख देते हैं तो 5 और 7 कितना होगा? 12, और ये कट का कितना आ जाएगा? तो ये कट का आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। इस प्रकार से फिर भी ऑप्शन में नहीं है, 5, 6। तो ऑप्शन सुधार लीजिए आप, कोई भी एक क्वेश्चन के अनुसार जो होगा आपका क्या होगा? 5, 6 होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा बात? मध्य बिंदु का नियामक याद करने के लिए बस आपको पहला जोड़ पहला बटा 2 करना होता है, फिर दूसरा जोड़ दूसरा बटा 2। अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो x1 प्लस x2 बटा 2, फिर y1 प्लस y2 बटा 2, ये मध्य बिंदु का नियामक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? तो किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है, बताइए कितना होता है? चतुर्भुज का है तो चारों कोणों का योगफल जो होता है वह 360 डिग्री का होता है। पूछे कि एक वृत्त के अंदर कितना डिग्री कोण बनता है? तो 180 डिग्री कोण बनता है, सॉरी 360 डिग्री का ही कोण बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √80 का परिमेकरण गुणांक क्या है? सबसे पहले ये जो √80 दिया गया उसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे, 2 से घटाएंगे 40 बार में, फिर 2 से घटाएंगे 20 बार में, फिर 2 से घटाएंगे 10 बार में, फिर 2 से कटेगा कितना बार में? 5 बार में। अब देखिए इसको रूट के अंदर लगा दीजिए, कितने 2 हैं? 1 2 3 4 2 है, फिर 5 कितने हैं? 1 5 है। अब क्या इसमें से बाहर निकालिए, छाटिए इसमें से 1 2 बाहर, एक और ही 2 बाहर, बच क्या गया? रूट के अंदर 5, ये बना 4 और रूट अंदर 5। तो परिमेकरण गुणांक उसे कहते हैं जो रूट में है। ठीक है, ये रूट में कौन दिख रहा है आपको? तो रूट में दिख रहा है आपको 5, इसलिए इसका परिमेकरण गुणांक क्या होगा? 5 हो जाएगा, रूट अंदर 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 15,625 है और उनका लसा 25 है, तो मसा ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनेगा यह। जब दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, इसके लिए फॉर्मूला जो होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, ये दोनों जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? तो 15,625 दोनों को मिला कर दिया है, इक्वल एलसीएम का मान कितना दिया है? एलसीएम माने लसा कितना दिया है? 25, और एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या हो गया? मसा। देखिए 25 से काटे ना इसको, तो अगर इसको 25 से काटे तो कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? या फिर 5 से कटा लीजिए, 5 25, और इसको कटेगा तो 5 3 15, 6 आएगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 2 आएगा तो 12, 5 दूना 10, फिर इसमें का 2 बच जाएगा, 2 और 5 मिलकर 25, 50 25, यानी 31 25 बार में कट जा रहा है। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 5 30, 1 और 2 मिलेगा तो 12, 5 दूना 10, 2 और 5 मिलेगा तो 25, 50 25, यानी एचसीएफ का मान कितना आ जा रहा है? तो 625 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं।
उसी प्रकार पूछ दिया जाए कि एक घात वाला बहुपद, बताइए तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक कहलाता है। दो घात वाला तो समझ गए, अगर तीन घात कह दे तो त्रिघात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघात कहते हैं, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद इतना का घात कितना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए उसके पावर कितना दिया गया, अधिकतम पावर को देखा जाता है, तो केवल इसमें एक ही है पावर वाला जिसका पावर कितना है? 2। तो चूंकि 2 है इसलिए नाम इसका क्या होगा? द्विघात होगा, या फिर मतलब कि इसका जो घात है कितना है? 2, अर्थात इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद इतना के शून्यक हैं। शून्यक निकालने के लिए ना कोई भी बहुपद दिया रहे उसके बराबर में 0 लगा देना है आपको। अब सोचना है क्या कि 49 तो संख्या है और ये x है, तो 49 को उस टाइम उस बगल भेज सकते हैं, यानी x स्क्वायर बराबर क्या कह सकते हैं हम लोग? 49। अब एगो पे स्क्वायर एगो पर नहीं है तो हटाइए, इधर से हटाइएगा तो क्या लगेगा? इधर आएगा तो रूट आ जाएगा। अब रूट आ गया तो इसका वर्गमूल निकलेगा, और वर्गमूल जब निकलेगा तो प्लस माइनस 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। इसका मतलब हुआ x का मान प्लस में 7, फिर x का मान माइनस में 7, यानी x का जो मान हुआ वह 7 और फिर माइनस में 7 दिया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 75 और 95 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 75 और 95 ये जो दिया गया है वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, या इससे भी अगर आसान तरीका समझे तो इन दोनों के बीच में कौन स्थित है उसको ढूंढ लेते हैं। 75 और 95 के बीच में क्या आएगा? तो आपका आ जाएगा, क्या आएगा बताइए? 75 और 95 के बीच में क्या आ जाएगा? इसको जोड़कर भाग करिए तो कितना आ रहा है? 75 और 95 बट्टा में क्या कर देंगे? 2, 5 5 0 और 9 7 16 और 1 17 बट्टा में 2। आधा करेंगे तो क्या मिलेगा इसको बताइए? ये 8 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में, अर्थात कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। 75 और 95 के बीच में क्या आएगा? तो 85 आएगा, और 85 इसका क्या होगा? वर्ग चिन्ह होगा। देखिए वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला भी होगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। पहला दोनों को जोड़कर 2 से क्या कर देना? आपको भाग कर देना है। नेक्स्ट समझिए, यदि किसी बंटन का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, क्या क्या दिया है? तो माध्य दिया है, कितना दिया है? 28, और बहुलक दिया है, बहुलक कितना दिया है? तो 16 दिया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? माध्यक। क्या पूछा जा रहा है? माध्यक। तो माध्यक देखिए इन तीनों में रिलेशन होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला कौन सा होता है? तो बहुलक बराबर जो होता है, बहुलक बराबर एग्जाम में पूछता है, यह फॉर्मूले पूछ देता है 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। ध्यान रखिएगा, याद कैसे रखिएगा? बहुलक याद रखिए, बहुलक बराबर 3 और 2 में बड़ा कौन है? तो 3 बड़ा है। ठीक है, उसी प्रकार माध्यक और माध्य में कौन बड़ा है? तो माध्यक बड़ा है, अर्थात 3 किसके साथ रहेगा? माध्यक के साथ, और 2 किसके साथ रहेगा? माध्य के साथ। समझ में आ रहा बात? तो इस तरीके से आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब बताइए किसका किसका मान दिया है? बहुलक का मान 16, 3 का 3, माध्य का मान नहीं दिया है, छोड़ दीजिए इसको। इधर 2, माध्य का मान कितना दिया है? 28 दिया है, बीच में गुना लगा दीजिए। अब देखिए 16 बराबर 3 माध्य माइनस 2 में 28 से गुना कीजिएगा तो 56 आ जाएगा। ठीक है, 56 को इसे बुलाइए, 16 प्लस 56 बराबर में 3 माध्यक, यहाँ पे क लगाना भूल गए, माध्यक। अब बताइए क्या बचेगा? 16 और 56 जब जोड़ेंगे आप तो 6 6 12, 5 और 6 1 7, कितना आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 72, इधर हो जाएगा 3 माध्यक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या 3 से 72 को काट सकते हैं? कितना बार में कटेगा? ये 24 बार में कट जाएगा, अर्थात माध्यक का जो मान आ गया कितना आ गया? तो 24 आ गया। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। एक पासे को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताइए। अब रहा बात अभाज्य संख्या, आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होता है। तो जो किसी से ना कटे, केवल एक से कटे और अपने आप से कटे। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 होगी अभाज्य संख्या में। फिर 3 भी होता है, तो 3 भी किसी के पढ़ा में नहीं आता है। 4 आता है? 4 आता है। 5 नहीं आता है। 6
6 आ जाता है। 7, खैर आपको पासा में कितने अंक होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3, 4, 5 और 6, यानी 6वें अंक में से आपको चुनना है। ठीक है, 6वें अंक में से चुनना है। इसकी संख्या कितनी हो गई है? 6। तो घटना में जो लिख सकते हैं हम लोग, कौन कौन आता है? तो आता है 2 आता है, 3 आता है और 5 आता है। ये अभाज्य संख्या आता है। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है। इसकी संख्या कितनी है बताइए? तो 3 है। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता बराबर क्या होगा? जो आता है उसको ऊपर और बट्टा में कुल लिखा रहता है। बट्टा में क्या लिखेंगे हम लोग? 6। और किसकी प्रायिकता निकालनी थी? तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितनी है? तो 3 है। तो 3 और बट्टा में क्या लिख देंगे हम लोग? 6। इसको काटेंगे तो क्या आएगा बताइए? तो 1/2। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ठीक है, प्रायिकता बराबर होता क्या है? तो प्रायिकता बराबर होता है घटित घटना बटा कुल संभव परिणाम। जब पूछा जाता है फॉर्मूला, P बराबर होता है NE बटा NS। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। P का मतलब प्रायिकता, NE मतलब घटना की संख्या और NS का मतलब कुल संभव परिणाम। ठीक है, अब रहा बात, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वह 0 या 0 से बड़ी या फिर 1 या 1 से छोटी होती है, यानी 0 और 1 के बीच में निर्भर करती है। तो देख लीजिएगा कौन है कौन नहीं, इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो ये 44% दिया है, उसको अगर हल करें तो 44% का मतलब होता है बटा में 100। एक बात ध्यान रखिए, अगर नीचे अंक बड़ा हो और ऊपर छोटा हो तो काटने पर हमेशा जो होता है ना वह 1 से कम ही मान आता है। जैसे कि 100 के पावर में कभी 44 आएगा? नहीं ना आएगा। तो नहीं आएगा, एक बार भी नहीं आएगा, इसलिए इसका जो मान होगा वह क्या होगा? 1 से कम होगा। तो 1 से कम होगा तो ये प्रायिकता का मान होगा कि नहीं होगा? तो ये होगा। 0.8 को देखें तो इसको 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो ये भी प्रायिकता होगा 0.8। जैसे कि 8 और बटा में दशमलव के बाद 1 अंक है तो 0 लगा सकते हैं। नीचे बड़ा ऊपर छोटा तो प्रायिकता होगा, लेकिन अगर ऊपर बड़ा आ जाए नीचे छोटा आ जाए तो प्रायिकता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से भाग लग जाएगा। जैसे 9/8 में भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा 1 दशमलव, फिर 1 बचेगा 1 और भी कुछ आएगा। तो चूंकि 1 दशमलव से ज्यादा आ गया, माने 1 से मान अधिक आ गया, इसलिए प्रायिकता का मान नहीं होगा। प्रायिकता का जो मान होता है वह 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और 0 से बड़ा। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बताइए? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2, 0, 4 या फिर अनंत। तो एक वृत्त जो होती है, इस पर जो स्पर्श रेखा की बात की जाए तो इस पर स्पर्श रेखा अनंत खींची जा सकती है। ठीक है, जैसे ये एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है कि नहीं? तो इस पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को छू कर निकले। ठीक है, वैसी रेखा जो वृत्त को टच करके निकले उसे कहते हैं क्या चीज? स्पर्श रेखा। ठीक है, और भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक वृत्त पर कितने समानांतर रेखा खींची जा सकती है? तो समानांतर रेखा जो होगा वह वृत्त पर 2 खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है? 2। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि एक वृत्त पर किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक वृत्त पर किसी बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, जो इसको स्पर्श करती है, और कोई रेखा खींचेगा बीच से जाएगी तो स्पर्श रेखा नहीं हुई। ठीक है, तो एक वृत्त पर किसी बिंदु से पूछा जाए तो 2, लेकिन केवल कहा जाए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो उसका कंडीशन बताएंगे क्या? अनंत खींची जा सकती है। समझ में आ रहा बात? तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, सेक 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताइए? तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी प्रकार सेक और कॉसेक के बीच रिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है तो उसका परिमाप क्या होगा? ध्यान समझिए, अर्धवृत्त का त्रिज्या यानी त्रिज्या का मान कितना दिया है? अर्धवृत्त का त्रिज्या का मान दिया है 3r। परिमाप क्या होता है अर्धवृत्त का? परिमाप जो होता है तो ये होता है πr + 2r। फॉर्मूला याद रखिएगा, कंफ्यूजन होता है इसमें। जो परिमाप होता है, जैसे कि एक वृत्त बना के उसमें आधा कर दिए, तो बताइए पहले पूरा वृत्त का एक भाग था, अब उसको
जब पूरा वृत्त को भाग रहता है तो यहाँ से यहाँ तक को आर कहते हैं, पूरा क्या कहते हैं, डी कहते हैं। यानी कि ये जब आर है तो यहाँ पर भी क्या होगा, आर होगा ना। यानी कि हम बता सकते हैं जब इसको आधा मिटा दिए, जब ये आधा मिटा गया तो ये इस प्रकार से बन गया। अब इसमें देखा जाए तो यहां से देखा जाए तो ये आर है और ये भी क्या है, आर है। अब पूरा चक्कर लगाते हैं तो होता है 2 पाई आर। एक वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। परिधि का मतलब पूरा एक चक्कर लगाना, पूरा चक्कर लगाते हैं तो 2 पाई आर। अगर आधा चक्कर लगाए, यहां से अगर मान लें हम यहां तक जाए, यहां से लेकर यहां तक जाए तो आधा चक्कर हुआ, और आधा चक्कर का मतलब इसका अधिया कितना हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो केवल और केवल पाई आर। लेकिन जो वृत्त की परिधि होती है वह यहां से लेकर यहां तक तो जाते ही है, लेकिन पुनः यहां से यहां तक आते भी है। तो इस प्रकार से यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, पाई आर, और फिर यहां से यहां तक आने में आर और आर कितना, आर 2 आर। इसलिए इसकी वृत्त के परिमाप चाहे परिधि क्या होती है, पाई आर प्लस 2 आर। यानी अर्धवृत्त की जो परिमाप चाहे परिधि होती है वह क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर। समझ में आ रहा बात। फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, कैसे आता है उसको भी बता दिए हम आपको, आगे समझिए। अब बस आपको क्या करना है, इसमें आर की जगह पर कितना रखना है, आर मैंने त्रिज्या, और आर का मान कितना दिया है, 3 आर। तो जहां पे आर लिखा है वहां पे लिखिएगा कितना, 3 आर। पाई का पाई और गुने में 3 आर, फिर 2 का 2 और फिर आर के मान 3 आर गुना कीजिए। इसको जब गुना कीजिएगा 3 पाई आर, इसको गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा, 3 दूना 6 आर। बताइए 3 पाई आर प्लस 6 आर कहीं दिया है, 3 पाई आर प्लस 6 आर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासा पे कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और पूछा जाए 2 नहीं आए इसकी क्या प्रायिकता है, तो 2 को हटा दीजिए, 2 नहीं आए इसका मतलब 1 आए, 3 आए, 5 4 आए, 5 आए, 6 आए। कोई को अंक आ सकता है 1 2 3 4 5, 5 और बटा में कुल कितने, बटा में 6, यानी कि 5 बटा 6। जिसकी नहीं आने की प्रायिकता उसको हटा दीजिए, और जो बच जा रहा है उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 को अंक बच जा रहा है, और बटा में क्या होगा 6, यानी कि 5 बटा 6। और कहता है 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 कितना बार आता, एक बार, तो लिखते 1 और बटा में क्या लिखते 6। तो ये आने की प्रायिकता है और ये नहीं आने की प्रायिकता है। समझ में आ रहा बात। नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, यदि दी गई है जो भी है, इसका माध्यिका जो है 35 है, तो x का मान बताइए। माध्यिका जो होता है वो बीच में अवस्थित होता है। अगर संख्या आरोही या अवरोही क्रम में हो तब ध्यान से देखिए, ये आरोही क्रम में सजा कर दिया है, 24 के बाद 27 28 31 34। यहाँ पे क्या भर देना आपको, तो यहाँ पे भर देना आपको 35 भर देना है। क्या भर देना है, 35 35, उसके बाद 37 40 42 45 और 50, ये दिया हुआ सजाकर। आरोही करने का मतलब जोड़ने के बराबर अंक बढ़ाया हो, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में इसको सजाया गया है। ठीक है, अब रहा बात कि इसको अब माध्यिका निकाला जाए, तो माध्यिका मतलब बीच वाले को लेते हैं। तो बीच वाले में देखा जाए तो यहाँ छाटे अगर, तो 2 2 4 1 5 इधर छट जा रहे हैं, और यहाँ से छाटे तो 2 2 4 1 5 यहाँ छट जा रहे हैं। बीच में क्या बच जा रहा है, x, और x का मान क्या है 35। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा आपका क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण के लिए उपयोग करते हैं। तो संचयी बारंबारता जब निकालते हैं हम लोग, किसके हल करने निकालते हैं, तो आपका माध्यिका जब ज्ञात करना होता है उस कंडीशन में हम लोग संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। आपको बहुलक वर्ग बताना है। तो बहुलक वर्ग बताने के लिए देखेंगे कि बारंबारता में सबसे अधिक मान कौन है। अधिक मान कौन मिल रहा है आपको, 45, 15 20 45 15 25 में सबसे ज्यादा अधिक मान कौन है, तो आपका 45 है। इसी के ऊपर वाले को वर्ग चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। तो बहुलक वर्ग इसमें क्या मिल जाएगा आपका 20 और 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 2 2x + 3 और 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो x का मान ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करने के लिए होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कितने संख्या है यहाँ पे, 1 2 3 4, सबको जोड़ लीजिए और बटा में 4 से भाग कर दीजिए।
बराबर में कितना मान दिया है वहां पे 18। जुड़िए तो x और 2x कितना हो जाएगा 3x, 3x और 4x 7x, 7x और 5x 12x। तो 12 तो x आ गए। अब संख्या कितना होगा तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, जोड़ में 12 बटा कितने अंक हुए 1 2 3 4। तो ये माध्य का फॉर्मूला हुआ। माध्य का फॉर्मूला यहाँ दिया क्या है 18। अब आपको LCM कर लेना है। गुना कीजिए तो कितना आएगा 12x प्लस 12 बराबर 18 चौक 72, 12x बराबर 72 माइनस 12 कितना आएगा 72 माइनस 12 यानी 12x बराबर होगा कितना 60। 12 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 5 बार में, यानी x का मान कितना आ जा रहा है तो x का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 15,8 मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से जब दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या दिया है 15 और 8 तो लिख देंगे यहाँ पे 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ध्यान रखिए रूट के अंदर कोई आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 225 और 64 को जोड़िए तो कितना आएगा 5 4 9, 6 2 8 1 9, सॉरी 6 2 8 और 2 और 2 का 2, 289। ये बताइए 200 का जब वर्गमूल निकालते हैं इसका कितना आता है 17। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा 17 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सरल रेखा y बराबर इतना का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझिए कैसे। इसका आलेख बनाना है तो आलेख बनाने के लिए हमें सारणिक चाहिए, यानी कि सारणिक से ही हम बिंदु बता सकते हैं। सारणिक चाहिए ना, तो सारणिक से ही हम बिंदु को बता सकते हैं। अब सारणिक जैसे हम तैयार करेंगे तो क्या क्या मान रखे, अब उसी मान में से कोई मान इसमें दिए रखा है बताइए। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो कितना बनेगा 2 माइनस 3। अगर x का मान यहाँ पे x रख दिए, यहाँ पे y रख दिए, x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा 2 में से 3 जाएगा तो -1। क्या 1 का -1 दिया है, नहीं दिया है, कोई फायदा नहीं। 2 रखेंगे तो कितना आएगा x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1। 2,1 कहीं दिया है, 2,1 नहीं दिया है। 3 रखेंगे यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 3 रखने पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 3,3 दिया है, ये भी नहीं दिया है। 4 रखिए, 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 माइनस 3 कितना आएगा 5। कितना रखने पर 4 रखने पर, 4 रखेंगे तो कितना आ रहा है 5। क्या 4,5 दिया है, ये भी नहीं दिया है। 5 रखिए, 5 रखेंगे तो 5 दूना 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7, 5 रखने पर कितना आ जा रहा है 7 और 5 का 7 दिया, यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना है तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। केंद्रक का निर्देशांक के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता है, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है। केंद्रक का निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, यानी कि x1 x2 क्या होता है पहला वाला सब में के वह x1 हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे कटा हुआ है, इसको ध्यान देंगे क्या है। यहाँ पे बिंदु ही नहीं मालूम चल पा रहा क्या है। खैर देखिए कितना हो सकता है। पहला वाला अगर जोड़ा जाए तो 2 और 0 2 होगा, 2 और 4 6 आएगा। कितना जाएगा 6 आ जाएगा, सबको जोड़े तो बटा में 3 कमा। अगर दूसरे वाले में जोड़ा जाए तो 4 और 6 10, 10 और इसमें क्या जोड़े, जैसे इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से शुरुआत किसकी है 3,2 है, बटा में 3 रह रहा है तो 3 यहाँ पे कटने के लिए क्या होना चाहिए, कितना रहा है 6 4 10 और 2 12। 3,4 दिया है, नहीं दिया है ना। 6 4 10 और मान लेते हैं यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, कुछ अपने मन से, अब बिंदु मान लेते हैं 2 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जोड़ेंगे 4 6 10 2 कितना होगा 12। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4, 3,4। 3,4 आपका दिया तो नहीं है लेकिन बना लेते हैं, एक ऑप्शन डाल देते हैं 3,4 और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह आपका क्या होगा 3,4।
देखिए इसमें मूल उद्देश्य यही है कि समझना कि केंद्र का निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए जितना है सब में के पहला जोड़ लेते हैं, बाटा करते हैं 3 से, तो वही काम किया। और फिर दूसरे को जोड़ लेते हैं और बाटा करते हैं 3 से। ध्यान रखिए 3 से भाग करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 13,19 से एक अक्ष पर डाली गई लंब की लंबाई क्या होगी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 13,19 एक अक्ष पर डाली गई लंब की लंबाई, तो मान लेते हैं अगर इसको दर्शाए कि बिंदु कहाँ पे है, तो पहला मान किसका है, x का मान है, तो इधर बढ़ेंगे, और दूसरा मान किसका है, y का मान है, तो ऊपर कहीं जाएंगे, यानी बिंदु कहीं यहाँ मिलेगा ना, बिंदु कहीं भी मिलेगा जिसका मान क्या है 13,19। तो ये बताइए यहां से एक अक्ष ये है ना, इस पर यहां से नीचे गिराएंगे तो कितना दूर चल कर आएगा, तो 13,1 से एक अक्ष पर डाली गई लंब की लंबाई कितनी है, तो आखिरकार ये कितना लंबा होगा, तो ये ऊपर किसके बराबर गया होगा, 19 के बराबर गया होगा। यानी इसकी जो सही आंसर होगी क्या होगी, 19 होगी। देखिए इसको अच्छा समझिए, अगर इस बिंदु को दर्शाए हम, तो यहाँ पे दर्शाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऊपर 19 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और थोड़ा सा इसको नीचे करना होगा हमको। इसको देखा जाए कितना बनेगा, यह कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ से और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इधर दर्शाया जाए, ये थोड़ा सीधा होगा, ये पूरा दर्शाया जाए तो यहाँ पे बिंदु मिलेगी ना। अब पूछा जा रहा है कि इस बिंदु से इस पर डाली गई लंब की लंबाई कितनी होगी, कितना ऊंचा है यह, तो कितना ऊंचा मिलेगा आपको, तो 19 इकाई ऊंचा मिलेगा, अर्थात इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक के बराबर क्या होता है बताइए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है 1, सी का मान क्या है, ये बी है तो बी रखिए, तो 4 के स्क्वायर का मतलब 16 माइनस कितना होगा 4b, बताइए 16 माइनस 4b कहीं दिया है, पहला ऑप्शन दिया है, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये जो एपी है इसका 11वां पद क्या होगा, 11वां पद यानी ए 11, फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 10d, ए के जगह पर 2 प्लस 10, डी के जगह पर क्या लिखेंगे, कितना अंतर है 3 का, तो 2 प्लस 10 30, यानी कितना आ जाएगा 32 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी एपी में इतना तो श्रेणी का सारवंत्र ज्ञात कीजिए। सारवंत्र ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, तो 2 पद कम से कम चाहिए, 2 लगातार पद चाहिए। सामान्य पद दे दिया यहाँ पे, ए 30 दिया है माइनस ए 20 बराबर कितना दिया है 50, इसका फॉर्मूला बताइए, ए प्लस 29d कर सकते हैं माइनस ए प्लस 19d कर सकते हैं, बराबर में क्या लिखेंगे 50, ये ब्रैकेट देना अनिवार्य है क्योंकि माइनस लगा है, a प्लस 29d माइनस गुना कीजिए तो माइनस ए, इसमें गुना होगा तो माइनस डी, इक्वल में 50, माइनस ए से ए कट गया, 29d में से 19d अब घटेगा, कितना आएगा तो 10d आएगा, बराबर में 50, 10 से काटिए कितना बार में 5 बार में, d का मान कितना आ गया 5, यानी कि इसका जो आंसर हो गया क्या हो गया सी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा दिया है, आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बताइए, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये जो बन गया फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब a का स्क्वायर माइनस b का जो स्क्वायर होता है वह क्या होता है, एक बार जोड़ में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, यानी कि एक बार घटाव में लिख देंगे और एक बार प्लस में लिख देंगे, इसका फॉर्मूला ये होता है, यानी कि एक बार इनको घटाव में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार हम लोग इसको जोड़ में लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर
थीटा। ठीक है, इतना लिख दिए। इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा और बगल में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आज बस इतना 60 तक था। आगे इसके पार्ट 2 आएगा जिसमें पूरा और भी क्वेश्चन रखा जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।